My dear student, this is me, Dikshit sir from Birdha Lalpur and Uttar Pradesh residential. I am going to teach you all of them mathematics. These are two linear equations in which I am going to explaining every question from depending on the words. And this one the 10th video. Last video is not too much larger because I'm not suffering, I'm not feeling well, so I'm just stopping the video near about 25 or 30 minutes, whatever I wanted to. And I'm going to start it this new video and the exercise 3.1. Today I'm going to start the exercise 3.1 and the question is second. Now pay attention. अरुणा के पास 1 तथा 5 रुपए के सिक्के। अरुणा एक लड़की है, मैं सारा सवाल कराऊंगा, टिपिकल सवाल नहीं। पहले यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 55 तथा कुल धनराशि 75 है, यहाँ पे वैल्यू मिली 75। तो जैसा कि सवाल करा है तो मैं आपको बताया, सबसे पहले आएगा दिया है, दिया में आएगा 1 रुपये तथा 5 रुपये के कुल सिक्कों की संख्या 55 तथा कुल धनराशि 75 ज्ञात करना है आपको। इस स्थिति को बीजगणित, तो बीजगणित में आपको कैसे करना, आइए हल करेंगे। अब मैंने ना सबसे लिखेंगे पहले माना कि उसी लाइन में, चूंकि यहां से लिखाना पड़ेगा आपको माना कि, लेकिन मैं इसी को इसी लाइन में लिख दूंगा क्योंकि आप इसको पहले लाइन का बोलेंगे। जैसे मैं पहला माना कि 1 रुपये के या ये लाइन के 1 सिक्के तथा 5 रुपए के 22 सिक्के। जिससे मैं बता रहा हूं 1 रुपए के 1 सिक्के हैं और 5 रुपए के 22 सिक्के। आपको पता है 1 और 5 के सिक्के जो स्पष्ट है, कोई भी धनराशि होती है 1 रुपए के कितने होंगे, 10 सिक्के तो 10 रुपए के लागे, 5 रुपए के 5 होंगे तो 25, 25, 10, 35, इस तरह से जुड़ जाता है, आपको पता है। तो जैसे मैं बताऊँ, अगर 1 रुपए की मेरे यहाँ एग्जाम्पल में बताऊँ, 1 रुपये का मान लो 10 सिक्के, कितने रुपए के लागे आपको 10 रुपये। 5 रुपये के मान लो 5 तो 55, 25, दोनों को आप जोड़ देंगे तो 35 रुपये के लागे। आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे सिक्कों की जो काउंटिंग या जो व्यवस्था होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है जो आपको सामने दिखाई देगी। अब इस तरह से आपको क्या करना है, 1 रुपये के 1 सिक्के तथा 5 रुपये के 22 सिक्के, उसके पास तो सिक्कों की संख्या कितनी, 55, या आप दोबारा बता दें। कुल सिक्कों की संख्या 55। अब सिक्के कितने थे 100 रुपए के, x। 22 रुपए के सिक्के कितने थे, सॉरी 5 रुपए कितने थे, 22। कुल संख्या कितनी है 55। अभी मैंने बताई थी 1 रुपए के 10 सिक्के थे तो 10 रुपए कहलाया, जो रुपया है तो जो नन माने मात्रा है, और 5 रुपए के 5 सिक्के, तो कुल संख्या कितनी होगी आपकी 15, जो कि आपको दिखाई देगी। स्पष्ट समझ में आ रही। तो आपको जो बात हम करेंगे तो बात करके देखेंगे, तो इसकी जो बात आएगी तो वो इस प्रकार से आएगी कि सिक्कों की x + y = 55 आ जाएगा। x + y की जो मात्रा है वो कितनी आ जाएगी, 55। तो जैसे मैंने बताया कि 1 रुपये के आपके पास सिक्के थे 10 और 5 रुपए के थे 5, तो कुल संख्या सिक्कों की 15 है। जबकि रुपए की राशि की बात करेंगे तो यहाँ पे 25 और 10 कितना कहलाएगा, 35। तो राशि 35 है लेकिन सिक्कों की संख्या कितनी माय डियर स्टूडेंट, 15। अब हम आगे बढ़ जाएंगे तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 55। कुल सिक्कों की संख्या कितनी आ रही, 55 आ रही। तो x + y बराबर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। एक बार में कंप्लीट हो गई। इसको कहते हैं बीजगणितीय रूप। जब किसी भी सवाल को हम x और y के समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हैं, इसको आप 1 दे दें, आगे आप किसी अगर पेन से लेकर उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं ताकि जो बोर्ड में कापी चेक करने वाला अध्यापक है उसको वो क्वेश्चन बड़े आसानी से दिखाई दे सके। अब हम लेंगे दूसरा सवाल, 55 तथा कुल धनराशि 75, तथा कुल धनराशि 75। 75 रुपये बेटा कैसे निकलेगा, 1 रुपये के 1 सिक्के प्लस 5 रुपए के 22 सिक्के, इन दोनों का जोड़ कर देंगे तो ये 75 रुपये। समझ बात आ रही है आपको, नहीं आ रही? बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पे 1 और 5 की जो संख्या थी 122, इन दोनों का जोड़ तो कहला रहा 55, लेकिन 1 रुपये के 1 सिक्के होंगे और 5 रुपए के 22। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो x = x
एंड 5y इज इक्वल टू 5y दैट इज इक्वल टू 75। इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसको हम लोग पेंटिंग्स करेंगे फॉर द सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों प्राप्त, यहाँ फर्स्ट, अब इसका आपका एक सवाल हो गया बीजगणितीय, जो आप सब कह रहे हैं ये बीजगणितीय रूप आपको प्राप्त हो चुका है, दोनों समीकरण x y के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। अब ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, x बराबर आप निकालेंगे तो 55 माइनस y, इसके लिए आप दो कॉलम खींचेंगे, यहाँ मैंने बता रखा इसके लिए, यहाँ पे x और यहाँ पे y लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ y की कोई वैल्यू, अब चूंकि मान 55 है, y की वैल्यू अगर 5 भी रखेंगे तो 50 आएगी, 10 रखेंगे तो अगर मान बड़ा आएगा तो आप 5 5 10 10 मान सकते हैं। मैंने बताया अगर मान लो यहाँ 5 रखते हैं, मान लो y की मान मैंने 5 रखी तो यहाँ 5 रखें तो 55 में से 5 गया तो कितना बचा आपको 50 सपोज। अगर आपको लग रहा ज्यादा तो मैंने 15 रख दिया, 15 55 में से 15 चला जाएगा तो 40 बचेगा, कोई बड़ी बात नहीं, हमने 40 कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे 20 मान रख रहे हैं, यहाँ पे 20 रखेंगे तो 55 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 25। मैं बता देख रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा। अब इसको एक तो दो चीजें यहाँ पे आ गई, दूसरा समीकरण क्या था, मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से एक को तब्दील कर लेंगे, फिर मान रखेंगे x y बराबर 15 रखने पर तो मान आपका निकल आएगा x पे, तो y बराबर 20 रखने पर मान निकल आएगा आपका x। इस तरह आप करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था, पहली शायद दूसरी पहली वीडियो या दूसरी वीडियो में आप पहली दूसरी तीसरी जो वीडियो है उन वीडियो को वॉच आउट कर लो, मैंने ग्राफ पर भी उसको अंकित करना बताया था किस तरह अंकित किया जाता है, तो वो सब तीनों वीडियो को आप प्लीज पिकअप कर लें, उसको देख लें, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से सवाल को पढ़ना है। अब दूसरे सवाल को समीकरण हम लिखेंगे समीकरण 2 से x प्लस 5y इज इक्वल टू 75। इसको हमें कैसे करना है, अगर x की वैल्यू निकालनी तो x इज इक्वल टू 75 माइनस 5। यहाँ पे हम लोग फिर सेम वही पैटर्न करेंगे, करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो बैक्स सीख लेंगे, यहाँ पे x और y मान लेंगे जैसे मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, अगर यहाँ पे दो वैल्यू रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 75 हम 3 रखें, 3 रखें, हम 4 भी रख सकते हैं, 4 5 20, अगर y की वैल्यू में 4 है तो 4 5 20, 75 में से 20 गया तो कितना बचा अपना 55, हम 6 रखें, 6 5 30, 6 5 30 क्या है, और 75 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 45, तो अगर वैल्यू 6 रखेंगे तो 45 आ जाएगा। मतलब समझ में बात आ रही है आपको, 6 5 30 और 5 बचा और 4 3 7 तो 45 बचा, दो वैल्यू। अब वैल्यू जब आपकी बहुत ज्यादा आ जाएगी, करने का तरीका मैंने आपको पहले बता रखा था, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप पुराने मेरे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट तो आपके पुराने वाले वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे आपको क्या करना है, आपको ग्राफ को अंकित करना है x डैश y और y डैश। जब मान की रेंज देखते हैं, जब भी किसी सवाल को हल करते हैं तो सवाल को हल करने के लिए मान की रेंज, एक और मैंने बताया था कि इन दोनों सवालों के समीकरण को लेकर के आप रफ पे हल करेंगे, तो रफ पे हल करके देखेंगे तो x से x कट जाएगा, माइनस करेंगे 5x माइनस आ जाएगा तो y जाएगा तो कितना बचेगा 4x, एम आई राइट, 4y कराएगा, एम आई राइट, यहाँ माइनस हटाया तो माइनस 4y कराएगा, बराबर एक आइडिया निकालें। 75 में से आपका चूंकि नीचे की बदलना, माइनस 75 में से 55 जाएगा तो 55 65 75 माइनस 20 बचेगा, ये भी बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 20 बटे 4, 4 पंचे 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। अब 5 की वैल्यू 5 आ गई आपकी y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, तो एक बिंदु आपको मिल गया 5 50 का एक बिंदु आपको मिल चुका है। अब आपको क्या बता है, आपकी यहाँ पर रेंज बहुत कम है, मान लो 5 6 x पे जाएंगे 5 6 y पे, तो आप इसके लिए 6 11 6 5 30 5 5 का ले सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 10 10 की वैल्यू ले सकते हैं, 10 20 30, ये ग्राफ डिपेंड करेगा कि ग्राफ आपका कितना है, मैं पहले बता चुका, मैंने बताया है आपको, जब किसी भी सवाल के मान बहुत ज्यादा लंबे जाने लगते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, x और y के ग्राफ को आप चयनित कर सकते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो तो मैं एक बात आपसे हमेशा कहना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं x के रेंज को देख करके x का ग्राफ कुछ और मान लेते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मान लेते हैं, y पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मान लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा ऐसा करूंगा कि या तो आप 5 5 दोनों में माने या दोनों में 10 10 माने, एक सा ग्राफ रख के, ताकि आप में कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल परफेक्ट आपका है, जबकि आप चाहें आप मान सकते हैं। तो आपको जो मान प्राप्त हुए हैं सारणी में, वो मान डिपेंड करते हैं कि आपको ग्राफ पर क्या मानना है, या ग्राफ की रेंज क्या। बोर्ड में बड़ा सा ग्राफ आता है जबकि किताबी में छोटा आता है, उसकी रेंज अगर देखें तो 12 13 चले जाते हैं आपके x की ओर,
13 चले जाते हैं बाई की ओर, 15-16 तक चले जाते हैं आपकी बाई में। वहाँ पे आपका मान 13 पन्ना 65, तो 5-5 मानेंगे तो 5-5, लेकिन यहाँ जब छोटे ग्राफ की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको 10 मानना पड़ेगा। वही चीज़ है, आपको यहाँ पे मान लेंगे उसी तरह से -10, -20, -30, -50 और -50। अब आप जानिए एक पॉइंट क्या कहलाएगा, एक पॉइंट कहलाएगा जो आपके बीच के 10 कॉलम हैं, प्रत्येक कॉलम एक कहलाएगा। अगर 5 मानते हो तो 2 कॉलम को 1 कहते। देखिए नोटिस कर लो, यहाँ खाने कितने हैं 10, खाने कितने हैं 10 लाइनें पड़ी हैं इसके बीच में, तो प्रत्येक लाइन कितनी की कहलाएगी 10। अगर मान लो लाइन थी 10, आपने 10 मतलब इसको कहते हैं लाइन, नीचे कितना माना मान 10, तो 10 से 10 कट गया तो एक का ही कहलाएगा। अगर आपकी लाइन कितनी थी 10 परमानेंट होती, आप मानेंगे खाने आपने माना कितना 5 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10, तो प्रत्येक 2 लाइन को हम लोग 1 पॉइंट मानेंगे। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं इस चीज को आप समझ सकते हैं। लाइनें फिक्स होती है, लाइनें मतलब जब भी एक खंड में माने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मानेंगे तो पूरा 1 सेंटीमीटर 1 कहलाएगा, 2 मानेंगे तो पूरा 5-5 का कहलाएगा। अब 2 के बाद 3-4 नहीं मानेंगे, फिर 5 मानेंगे, 5 मानेंगे तो प्रत्येक 2 लाइन बराबर 1 खंड कहलाएगा, एक की। 10 मानेंगे तो कहलाएगा। अच्छा, फिर अगर 20 मान लेंगे तो जो एक लाइन होगी वो 2 की चलेगी, 50 मानेंगे तो एक, इस तरह से आपकी 5 की एक लाइन चलेगी। तो इस बात को आप मान के इस तरह से फिर आप अपने ग्राफी रूप में 2 बिंदु जो छोटे 2 बिंदु नियुक्त करके दूसरे का और प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के बाद इसको हल कर सकते हैं। इसको कहते हैं ग्राफी विधि, जो मैंने बताया। यहाँ तक आपका बीजगणितीय रूप होता है, यहाँ से फिर ग्राफी विधि होता है। आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से x बराबर 55 - y, फिर आप बना देंगे इस ग्राफ को, नीचे बना देंगे। अब आप मौखिक एक शब्द लेंगे, 15 मौखिक लेंगे, जब उसको हल कर लेंगे तब फिर उसको नीचे हल करके बताएंगे कि इसको x y बराबर 15 मान रखने पर तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसके मान को कर लेंगे, दूसरे मान को कर लेंगे उसी तरह से। उसी तरह करने के बाद फिर ग्राफ पे निरूपित करते हैं। ग्राफ को कॉपी के उसी, अभी तो ग्राफ आपका अलग होगा, कॉपी की उसी जगह लगा, अगर बोर्ड पेपर में आप उस क्वेश्चन को करते तो कहाँ पे लगेगा, कॉपी जहां सवाल आपने किया उस सवाल की उस जगह पर ही ग्राफ लगेगा जहां पे आपने कर रखा है। इस बात को आप मान के चलिए, दिमाग में बैठा लें। ग्राफ का वो पेपर है वो वहीं पर पिंच किया जाएगा जहां पर कॉपी है, ताकि कोई चीज व्यवस्था नहीं हो। आराम से इसको नोट डाउन कर लें आप लोग प्लीज। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपने 19वां सवाल देखा है, मेज और कुर्सी की बात की जा रही है। तो अगर आप मेज को x मान लेंगे, कुर्सी को y मान लेंगे, या कुर्सी को x मान लेंगे, मेज को y मान लेंगे, उसके आगे जो 3 कुर्सी या 5 मेज है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मुझे में हमने देखा, अगर हम इसको देखना भी चाहेंगे तो 4 कुर्सी 3 मेज का मूल्य 210 रुपये है। तो 4 कुर्सी मान लें 4x + 3y बराबर 210। इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाएंगे, दोनों को हल करके आप x y की वैल्यू निकाल लेंगे, वही मेज और कुर्सी की मूल्य आ जाएगा। उससे थोड़ा सा मुझे लगा कि 20वां सवाल जो है थोड़ा सा कठिन है, तो इस बात को कर रहा हूँ। 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्सों का मूल्य ₹100 है, तथा या यह भी दिया सकता है एक पेन के मूल्य का 3 गुना एक पेंसिल बॉक्स के मूल्य की ₹15 देके उपरोक्त स्थिति के लिए रैखिक समीकरणों का योग बनाइए। एक पेन और पेंसिल के बॉक्स की कीमत भी ज्ञात कीजिए। तो सवाल के लिए आपके लिए हल किया जा रहा है। हल क्या आ रहा है, माना कि क्या है, आप इसमें पेन और पेंसिल आ, एक पेन की कीमत होगी एकड़ माने एकड़ या प्रति। जब भी किसी सवाल को स्पष्ट किया जाता है, कोई भी कीमत मानी जाती है तो उसकी न्यूनतम कीमत कहलाती है। 0 माने उसका अस्तित्व नहीं है तो 0 कभी नहीं माना जाता। सबसे छोटा जो अंक होता है वो 1 माना जाता है। 1 का गुणांक मैंने पहले ही बताया, 1 का गुणांक सब में अगर 2 कहेंगे तो 2 गुणे 1 का गुणांक रहेगा, 3 कहेंगे तो 1 गुणे 3, 100 कहेंगे तो 1 गुणे 100, 200 कहेंगे तो 1 लाख, मतलब किसी चीज कहेंगे तो 1 का गुणांक रहता है, इसको हमेशा 1 माना जाता है। माना कि एक पेन बराबर x, पेन की कीमत हो सकती है या मूल्य का मूल, यहाँ मूल मानेंगे बराबर x रुपये तथा एक पेंसिल बॉक्स। चूंकि इसको आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसको आपको अलग से लिखना है बराबर y, इसको आपको 3 लाइन में लिखा जाएगा। माना की बात, एक पेंसिल बॉक्स यहाँ पे लिखा जाएगा x रुपये, एक पेंसिल बॉक्स यहाँ पे तथा लगा करके, या 4 लाइन में कर सकते हैं, तथा लगा करके आप लिख सकते हैं। चूंकि मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे जगह कम होती है तो फिर यहाँ पे मुझे एक ही लाइन में लिखने की मजबूरी है, लेकिन आप लोग इसको 4 लाइन में कर सकते हैं, इस बात का विषय। ठीक है, अब आप लोग क्या करना, 4 पेन, इस बार बता दें 4 पेन
और 4 पेंसिल बॉक्स पेंसिल बॉक्स का मूल 100 रुपये। अब आइए इसको कैसे करेंगे। 4 पेन को हमने क्या कहा x, पेंसिल को क्या कहा y, 4 का गुणांक हो जाएगा तो 4 x, दोनों का जोड़ होगा तभी तो आपस होगा, प्लस 4 y बराबर 100, 4x प्लस 4y बराबर। यहाँ पे इसको हमने एक समीकरण कह दिया बड़ी आसानी से। मैंने आपको बताया कि किसी भी इबारत को केवल आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण मान लीजिए या फिर युगपत समीकरण में कैसे बदलते इसके बारे में हमसे ध्यान रखना है। दूसरा सवाल हमारा क्या आएगा, आगे एक पेन के मूल का 3 इबारत लिखिए। यहाँ पे प्रश्न अनुसार भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि आप इबारत लिखें। एक पेन, इसमें आया है एक पेन के मूल का 3 गुना कह सकते हैं, गुना एक पेंसिल बॉक्स की मूल से 15 अधिक है। आइए इन दोनों समीकरण को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको विलोपन विधि के लिए मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। वैसे इसमें क्या था, एक पेन और पेंसिल की बॉक्स का भी याद कीजिए। रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए, युग्म माने कहलाता है जोड़ा, तो रैखिक समीकरण के जोड़े कहलाते हैं। चूंकि आपको युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है और उसका एक पेंसिल और पेन का मूल है, तो रैखिक समीकरणों को भी आप बना सकते हैं या बीजगणितीय रूप भी कह सकते हैं, सवाल को हल करने के लिए बात कह सकते हैं। एक पेन का मूल है आपका x का 3 गुना, यहाँ 3 गुना आ जाएगा, गुणा 3 आप इस्तेमाल कर देंगे। मैंने कहा कि यहाँ के बाद बराबर का साइन आ जाता है। एक पेंसिल बॉक्स का मूल क्या है 22 से 15 अधिक को कहते हैं ज़्यादा, इसके लिए आपको 15 प्लस आएगा। तो आपने क्या कहा, एक पेन के मूल का 3 गुना, तो एक पेन का मूल हो गया 3x, इसको आगे फिर आप बनाएंगे 3x बराबर 22 प्लस 15, आगे चलेंगे 3x माइनस 22 बराबर 15। ये हमारा दूसरा समीकरण कहलाएगा जो आपको यहाँ दिखाई। आपके 2 समीकरण हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों समीकरण को आप कर सकते हैं। दोनों समीकरण को हल करके x की वैल्यू जो आएगी वह आपको मान कर सकते हैं। जैसा कि आपको ऊपर निर्देश दिया गया है कि आलेखी विधि से हल करना, तो आलेखी विधि से हल करने के लिए वही चीज होगी 4x प्लस 4y इक्वल टू 100। अब आप 4x अगर आगे रखेंगे तो 4y को पीछे ले जाएंगे तो 4x बराबर 100 माइनस 4y, 4 को नीचे ले जाएंगे तो x बराबर 100, यहाँ से माइनस 4y बटे 4 आ जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू लेकर रखेंगे, x की वैल्यू मिलेगी, आप आराम से 2 बिंदु निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी कर सकते हैं, निकाल करके आप दोनों को रेखा बिंदु से युगपत समीकरण कहलाता है, 2 चर रैखिक समीकरण कहलाता है। इनसे आपको 2 बिंदु प्राप्त करना है। बिंदु मीन्स x निर्देशांक, x y का एक का x y का एक का, उन दोनों से एक रेखा डेवलप करनी है। दोनों रेखा जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को हम लोग कहते हैं उस सवाल का हल। इसलिए आप आराम से एक पेन और पेंसिल का निकाल सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे किसी भी समीकरण को या इबारती क्वेश्चन को समीकरण में कैसे बनाया जाता है, समीकरण में परिवर्तित कैसे है कि ऐसे मैंने बता दिया। समीकरण को आप किसी भी सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं रैखिक समीकरण के द्वारा, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो पहले जिस तरह से मैंने बताया था उसका उपयोग करके और अभी जो मैंने बताया दोनों को मिला करके कर सकते हैं। ऐसे सवाल कम से कम 4 नंबर के आते हैं, 2 नंबर का रैखिक समीकरण 2 नंबर का। वैसे मैं आपको बताऊँ औसतन सवाल में मैंने देखा है इतने विश्वास वो सब 6 नंबर के सवाल में आ रहे हैं। 6 नंबर के सवाल में 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पता होगा कि का और खा में वैकल्पिक होते हैं और खा में वैकल्पिक होते हैं। उनमें से एक सवाल औसतन मैं देख रहा हूँ कि आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आता है, इसलिए आप इसको कॉपी कर लें और इसके आगे आप स्वयं प्लीज करें, जैसे मैंने दूसरे या तीसरे वीडियो में बताया था उसी ढंग से शुरू कर दें प्लीज। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज मी। 2 संख्याएं 5.6 के अनुपात में है। अब देखिए इस सवाल को मैंने सोचा कि इसको भी यहीं पे ले लें।
यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। ये संख्या दिया है। पहली दो संख्या का अनुपात 5:6। नंबर 2 प्रत्येक संख्या से 8 घटाने पर। नंबर 3 घटाने के बाद संख्याएं 4:5 हो जाती हैं। ज्ञात करना है संख्याएं। अब हल आपका निश्चित आ जाता है। आइए, मैंने बताया था कि 5 दो संख्याएं क्या है, 5:6 माना कि यहां करेंगे प्रथम दो संख्याओं का अनुपातिक गुणज बराबर x। अगर पहली दो संख्याएं हैं तो उसका जो अनुपातिक गुणज है, यानी अनुपात का गुणज है, वो x है। तब संख्या मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, मैंने बिंदु बता के रखा था कि जो संख्या होती है, अगर ये 5:6 में 5/6 भी कहा जा सकता है। इनके बीच में एक संख्याओं का कॉमन माने एक संख्या का नियत गुणा होता है, जिन संख्या का गुणा करने पर ये वास्तविकता में संख्याएं कहलाती। तब ये संख्याएं कहलाएंगी। आपकी जो संख्याएं कहलाएंगी वो क्या होंगी, 5x तथा 6x। इन दोनों में एक ही संख्या का अनुपातिक गुणज क्या होता है, 1। अब इनमें से अगर 8 घटाया जाए, संख्या बदलेगी तो अनुपातिक गुणज जो होगा वो बदल जाएगा। तो अगर आप इन दोनों से संख्याओं को घटाते हैं, संख्या 5 है, यदि उपरोक्त दोनों संख्याओं से 8 घटाने, अब जो अनुपातिक गुणज होगा वो बदल जाएगा। तब अनुपात क्या कहला रहा माय डियर स्टूडेंट, तब अनुपात हो जाएगा 4:5। अब 4:5 कब हो जाएगा, माना कि, अब यहां पे आप माना कि दूसरा जो कहेंगे अनुपातिक गुणज, दोबारा आगे के लिए क्या है, 22। तब संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपका क्या रहेंगे 4y तथा 5। पहले संख्या थी 5x + 6 है, 5x तथा 6 है। अब इन संख्या में से कितना घटाएंगे, 8। घटाने पर संख्या कितनी हो जाएगी, 4:5। तो 4:5 माने 4y तथा 5y। तो आपको क्या करना है, इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा वो मैं कुछ यहाँ पे ज्ञात कराऊंगा। पहले संख्या थी आपको 5/5x/6y, ये बात जान लीजिए, आपने पहले बताया 6। इन दोनों में से आप 8 घटाएंगे, 8 घटाने पर संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 4y/5। इस सवाल को कुछ इस तरह से किया जाता है। यहाँ देखिए दोनों संख्या अनुपात में लिखिए 5/6, आपको दिखाई पड़ रहा है। इस संख्या में से कॉमन 8 ही घट रहा है, या दोनों संख्या में से 8 घटाना चाहें तो -8 दोनों ऊपर अंश में भी और हर में। 5x में से 8 घटाएंगे तो वो अनुपात में 4y हो जाएगा, और 6x में से 8 घटाएंगे तो वो संख्या हो जाएगी 5y। अब आप पहला समीकरण यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं और दूसरा समीकरण यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। 5x - 8 = 4y। आगे हम करेंगे 5x - 4y = 8। ये पहला समीकरण हो जाएगा। आपको एडजस्ट करने के बाद दूसरा समीकरण कहाँ से प्राप्त होगा, 6x - 8 = 5y, 6x - 5y = 8। ये आपका दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरण को हल करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम x और y के मान कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि मैं आपको सवाल को हल करने का तरीका बता दूंगा कि किस तरह से आगे आप कर सकते हैं। फिर समझ लीजिए, पहले जो संख्याएं थी उनमें 5:6 का अनुपात था। मैंने कहा अनुपात है, 5:6 अनुपात है, संख्या कुछ और थी। मैंने आपको जो सूत्र बताया कि सूत्र में आप नोटिस करिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने क्या बता रखा था कि 5:6, मान लो संख्या 50 है, दूसरी संख्या 60 है, तो आप काटेंगे 5×50 और 5×10 के साथ, तो 5:6 है। चूंकि हमें पता नहीं है 10 है या 11 है 12 है, मुझे नहीं पता, मैं तो क्या आइडिया से बताना चाहता हूँ कि आपको एक्चुअल स्थिति है क्या।
इसको मैं हटा दूँ, नहीं तो आप कैंसिल करके आप कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे x था, तो संख्या बन जाएगी 5x और 6x, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे। लेकिन यहीं पर आप बात करेंगे कि जब यहाँ इसमें से 8 घटाया जाए तो घटाने पर अनुपात बदल जाता है, तो अनुपात बदलने पे दूसरा उत्तर हो जाएगा 4x और दूसरा 4y और 5y। तो ये स्थिति को हम इस तरह से लिखेंगे, पहला वाला पहला समीकरण कहलाता है, दूसरे वाला दोनों को हल करने पर हम सवाल हल कर सकते हैं। आप इसको नोटेड देख कर लें और हल करके आपको उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि संख्याएं ज्ञात करनी है। ग्राफी विधि पे आपको नोटेड करना है, तो वो तरीका आपको लगा के चलना, इस बात को मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें आप सीधा नहीं करेंगे, एक्स वाई के 2 मान निकालेंगे, मान निकालने के बाद रखने के बाद मान करेंगे, यही आपका डायरेक्शन है। ठीक है, नोटेड डाउन करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 3.2 का 5वां सवाल जो था वो भी रुपये वाला सवाल था। शायद इसमें 1 या 2 रुपये के नोट से बनी है, आपका पता होगा सर, 1 रुपये के हो सकते हैं, तो वो आपको वैसे ही करना है। 1 को 5 का जैसे सवाल किया था, तो वही सेम पैटर्न है। तो आप 5वां सवाल आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। 6वां सवाल क्या है, त्रिभुज ABC में C बराबर 5B बराबर 3 ब्रैकेट में A + B ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा टिपिकल आ रहा है, आइए इसको लिखते हैं। हल में आपको दिया वगैरह आपको लिखना है, तो उसको आप लिखेंगे तो हल में आ जाएंगे। ये आपको त्रिभुज मैं आपको बना के बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। त्रिभुज AB और C, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो सकता है, ये पहले से आपको ज्ञात है। ये मालूम दिया है क्योंकि उसने क्या रखा, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज जब ABC की बात करते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। अगर यहाँ से हम लोग लें तो ये वाली बात हम लेते हैं, इनमें से पहले दूसरे संबंध निकालने की बात करें तो यहाँ पे क्या रखा है, कोण C = 5 कोण B। एम आई राइट? आपको याद है, यहाँ पे हम C की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। C की वैल्यू को रिप्लेस कर लें तो ये मान A और B के रूप में आ जाएगा, इससे कोई ना कोई मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अभी आप देखते हैं कि कैसा क्या आया है, फिर उसके हिसाब से हम उस सवाल को क्या कर सकते हैं, आगे को कर सकते हैं। मतलब करना क्या है आपको, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इस सवाल को लेकर के यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, C की वैल्यू को जो रिप्लेस करेंगे इसके हिसाब से, तो आपको पहले यहाँ पे नहीं लिखना, क्या करना है, आप एक बात कर सकते हैं, कोण C = 180 माइनस कोण A प्लस कोण B। इस बात को देखने बोर्ड पर देखिए, बारीक से क्या देख सकता है। इस चीज को हम अगर मानेंगे तो 2 समीकरण भी मान सकते हैं। पहले समझिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर इसकी बात को प्रमाण पत्र देना हो तो प्रमाणित करना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हमने कोण C बराबर 180 माइनस A + B होगा, जब हो गया आपका क्या दे रखा था, कोण C = 5 कोण B। इसको आप करेंगे, इससे आपका एक समीकरण प्राप्त होने की संभावना। अगर ये हमारे इसको मान लेंगे हम 3, तो हम कह सकते हैं दूसरे का मान तीसरे में, दूसरे का मान, यहाँ समीकरण की बात नहीं कर रहा है, सीधा मान रख दिए, दूसरे का मान तीसरे में रखने पर, तो जिसमें रखना है, जिसमें मान रखा जाता उसको सबसे पहले लिखा जाए। तो कोण C बराबर 5 कोण B, C को रिप्लेस करेंगे, C को हमें रिप्लेस करना है, यहाँ से क्या लिखेंगे 180 माइनस, यहाँ पे चूंकि अगर आप लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, हमारा माइनस दोनों है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, C को रिप्लेस कर रहे हैं, ब्रैकेट A + B = 5 ब्रैकेट B। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, C की वैल्यू यहाँ पे आई, इसको C की वैल्यू को मैंने लिया, लेने के बाद हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया पुट, और फिर इसके बाद हमने कर दिया। आगे हम चलेंगे तो फिर कैसे आ जाएगा, 180 माइनस A माइनस B = 5B। आगे इसको हम हल करेंगे, तो इसको हल करके कैसे देखेंगे, आप पूरे को हल करके देखिए तो आपको तब तुरंत मिल जाएगा, सबको पीछे ले जाएंगे। 180 = A को आएगा, चूंकि A पहले कहा जाएगा, A जी साइन उसका होता है, क्या का होता है, आपको याद है, I एंगल B, एंगल का साइन होता है प्लस एंगल B, यहाँ प्लस के लाएगा, देखिए A यहाँ से माइनस से जाएगा तो प्लस में क्या लाएगा, B माइनस से जाएगा तो प्लस में क्या लाएगा। आगे आप क्या आ जाएगा, 180 = एंगल A + 6, यहाँ 5 + 1 = 6 एंगल B आ जाएगा। आपका क्या आएगा, एंगल A + 6 एंगल B = 180। ये आपका
जो भी समीकरण है अगला आप समीकरण मान सकते हैं। एक्चुअल समीकरण तीसरे के बाद चौथा भी हम पहला समीकरण जो कि उस दशा में प्राप्त हुआ है जिस दशा में हम मान प्राप्त करना चाहते हैं। आप फिर देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया, आप यहाँ भी कर सकते थे कि सी की वैल्यू यहाँ पे सी था, सी की वैल्यू को 5 एंगल बी भी रख सकते थे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है सर कठिन है तो मैं क्या करता हूँ, सी की वैल्यू को 5 बी रख देते, तो 5 के बाद एक जुड़ जाता 6, a प्लस 6b बराबर 180, सीधा मान यहाँ भी आ सकता है। अगर आप उसको चाहते इस वैल्यू की जगह आप इस वैल्यू की वैल्यू रख देते और सीधा मान आप इतना नहीं करना पड़ता, सीधा मान आपका नीचे वाला लाइन आ जाती। कैसे आ जाती, यहाँ रखते 5 एंगल बी, 5 में 1 जोड़ से 6, a प्लस 6 एंगल बी बराबर 180, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। बड़े आसानी से सवाल हमारा हो सकता है जी। अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 5 एंगल बी बराबर 3a प्लस, एम आई राइट। सी की वैल्यू भी हम जब रख सकते हैं, आप सी की वैल्यू आपकी यहाँ पे पता चल रहा होगा, सी की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रखी है 180 माइनस, तो यहाँ पे दूसरे वाले को हम लोग यहाँ अब आप क्या करेंगे, इसको लिया एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल ए प्लस एंगल बी। यहाँ भाई सी की वैल्यू जो है वो 3a प्लस बी, मैंने कहा आप इसको आप इतना मत ले जाइए, हमने आपको लेके बता दिया इतना मत ले जाइए, आप इसको यहीं पर करके हमने जैसा बता दिया कर दिया। फिर सी की वैल्यू क्या करिए, 3 एंगल ए प्लस बी, एम आई राइट। आपने यहाँ पे ले लिया, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, सी की वैल्यू आपको पता है, इस रूप में आप देखेंगे तो सी की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 180 माइनस के दूसरे, यहाँ पे आप लिखेंगे दूसरे का मान उपरोक्त में रखेंगे, अगर रखेंगे तो मान निकाला जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, 180 माइनस ए प्लस एंगल बी, एंगल का प्रयोग करना मत, आप करेंगे चलते जाएंगे बड़े ही स्लोली ढंग से, सैलरी बिल्कुल आपका आंसर जो है वो आपके हाथ में बड़े ही अच्छे ढंग से प्राप्त हो जाएगा, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है। हमने क्या कहा, आगे हम फिर चलेंगे तो 180 माइनस, हम देख रहे थे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन था, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 3a माइनस 3, इन दोनों को यहाँ के लेके जाएंगे तो दोनों को जाने के बाद चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन था 5 में प्लस में हो जाएगा, तो 180 इज इक्वल टू 3 एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस 3 एंगल बी प्लस एंगल बी। आगे हम करेंगे तो क्या जाएगा, 180 इज इक्वल टू 4 एंगल ए प्लस 4 एंगल बी। एंगल माने कोण का साइन, दोनों में कॉमन का है 4 का है, 4 का भाग जा सकता है, 45 आ सकता है, तो दोनों पक्षों में अगर 4 का भाग देंगे तो कुछ समीकरण इस तरह से आ जाएगा, आगे पीछे कर दीजिएगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 45। ये आपका नेक्स्ट है, एक समीकरण दिया गया था, एक समीकरण दिया गया था, इन दोनों समीकरण का हल करके हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का मान 45 है, ए प्लस बी का तो ए से ए कट जाएगा, आपको पता है, तो आपका 6 और 1 माइनस आ जाएगा तो 5 भी बचेगा, 180 में से 45 बच जाएगा, भाग चला जाएगा, तो इसके बाद अलग अलग मान निकाल के आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आप इतना चाहें सवाल को सरल कर सकते थे। अगर आपको लगता है कि सर हमें इतना सरल सवाल करना है, तो मैंने पहले बता दिया, सी की जगह आप क्या कर दें, 5 एंगल बी ले लें, 5 से 6 हो जाएगा, ए प्लस 6 एंगल बी बराबर 180, आपका सीधा आ सकता है। इस सवाल को आप सरल कर सकते हैं अगर आप चाहें। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पहले मान को और लास्ट के मान को आप एक साथ ले लेंगे, ले लिया आपने दोनों को, सी इज इक्वल टू 3 एंगल ए प्लस बी। यहाँ पे फिर आपको एक चीज निकालनी पड़ेगी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस बी, यहाँ निकालना पड़ेगा, सी का वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सी की वैल्यू ले जाकर के देखिए मैंने यहाँ पे रखी, इसीलिए मैंने इसको क्या किया था, दोनों में कॉमन रखने के लिए। तो सी की वैल्यू क्या रखी, 180 माइनस ए, तो माइनस खोलेंगे तो दोनों माइनस आ जाएगा, उस साइड में जाएंगे तो प्लस जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग देकर के हम इसको छोटा कर सकते हैं। इस प्रकार से ए और ए प्लस बी 45, और आपका दूसरा क्या आ जाएगा, आपका जो दिखाई वाला ए प्लस 6b इक्वल टू 180, आपका 6b से b चला जाएगा, 5b बचेगा, 180 में से 45 जाएगा, तो आपका निन्यानवे 135 बचेगा,
135 में 5 का भाग दे दीजिए तो जितना भी बी का मान आएगा वो आपका कट के आ जाएगा, बड़ी आसानी से बता सकते हैं। बी का मान आ जाएगा तो फिर सी का मान आ जाएगा और बी और सी से पहले किसका मान आ जाएगा, ए का 180 में आपका मान आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 3.2 सेम क्वेश्चन, एक आयताकार बाग की परिमिति, परिमिति परिमाप 54 मीटर है। इसके आकार को कम करने पर इसकी लंबाई वास्तविक लंबाई के 3/5 हो जाती है तथा चौड़ाई इसकी वास्तविक चौड़ाई की 3/4 हो जाती है। यदि आकार कम बढ़ने के बाद बाग की परिमिति 36 मीटर है। देखिए पहले कितनी परिमिति थी, 54। अगर आकार कर रहे हैं, लंबाई घटा रहे हैं, चौड़ाई भी घटा रहे हैं तो परिमिति कितनी हो रही, 36। तो बाग की लंबाई और चौड़ाई घटती है। इसके लिए माय डियर फ्रेंड जैसे हल आपको पता दिया जो है वो ऊपर में लिखा है वो दिया है, तो हल में सबसे बड़ी आ जाएगी एक आयताकार बाग की परिमिति। हल माने माना कि, पहले आपको मानना पड़ेगा, दो चर वाली रेखा समीकरण से माना कि बाग की लंबाई नीचे वाली लाइन लिखेंगे, बाग की लंबाई जो होगी वह कितनी होगी, x मीटर। चौड़ाई क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, चौड़ाई बराबर 22 मीटर। लंबाई x मीटर और चौड़ाई कितनी होगी 22 मीटर। तब परिमिति कितनी होगी, परिमिति को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं परिमाप। क्या कहलाती, आइए मैं आपको बता दूं, ये आपका वर्गाकार है, सॉरी आयताकार है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये वाली भुजा हमारी लंबाई x मान ली, ये y मान ली। किसी भी कोने से चल कर यहाँ से हम चले, पूरा चक्कर लगाने के बाद वहीं आने पर चली गई दूरी परिमाण होता है चारों माप। परिमाप माने चारों ओर की माप, वो परिमिति वही कहलाती है चारों ओर की माप। तो आपको क्या है स्पष्ट, तो जो बात हम करते हैं परिमिति और परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप माने होता है चारों ओर की दूरी। तो आपने क्या देखा, इस तरह क्या कहा, आयताकार बाग की परिमिति, परिमिति का सूत्र होता है परिमिति या परिमाप। तो परिमिति बराबर होता है बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। कैसे क्या रहता है, अगर आप वैसे मौखिक के साथ करना चाहें तो लंबाई एक बार, लंबाई एक बार, तो 2 बार लंबाई हो गई और 2 बार चौड़ाई। ये आपको ज्ञात है इसलिए आप इसको कर सकते हैं। परिमिति कितनी थी माय डियर स्टूडेंट, 52 बराबर 2, लंबाई कितनी थी x, चौड़ाई कितनी थी y। 2 को नीचे भाग में लाएंगे 54/2 x + y। अब आप समीकरण बनाएंगे x + y = 2 का भाग लेंगे तो 7 दूनी 14, 27 आ जाएगी। ये हमारा एक समीकरण बनकर तैयार जिसकी हमें जरूरत है। माय डियर स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ कि आपको जो प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है, एक आयताकार बाग की जो परिमाप की 54, परिमाप माने तो एक कोने से चलकर के उसी कोने तक पहुंचने पर चली गई दूरी को परिमाप कहते हैं। परिमाण चारों और माप माने होती दूरी, इसी शब्द को परिमिति। लेकिन जब वृत्त का चक्कर लगाते तो वहाँ की परिमिति को परिमाप नहीं कहते, उसको परिधि कहते हैं, तो शब्द को परिधि कहते हैं क्योंकि उसके लिए कोई भुजा नहीं होती, वो वृत्ताकार होता, वृत्त के आकार का होता, वहाँ पर हमको कहते हैं। अब उसने क्या कहा, लंबाई और वास्तविक लंबाई से लंबाई वहाँ ही बदली जा रही। लंबाई पहले देखती थी x, अब लंबाई कितनी हो जाएगी माय डियर, अब लंबाई हो जाएगी आपकी लंबाई के 3/5। लंबाई इसकी लंबाई जो है वो वास्तविक लंबाई के 3/5, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3/5 गुणे x। ये पहली चीज है, मतलब जो लंबाई थी लंबाई आपकी घट रही। उसने क्या कहा, जो लंबाई थी वास्तविक लंबाई के 3/5 भाग से क्या ज्यादा है तो लंबाई को घटाया जाए, तभी तो आपकी परिमिति घट रही। तो लंबाई क्या होगी 3/5 तथा चौड़ाई क्या थी पहले, अब चौड़ाई कितनी कहलाएगी माय डियर, सीधा लिख रहा हूं, चौड़ाई क्या कहलाएगी, तो आपकी 22 की चौड़ाई होगी, लेकिन 22 चौड़ाई में क्या डाला है तथा चौड़ाई इसकी वास्तविक चौड़ाई की 3/4, तो वो जाएगी 3/4 गुणे 22। तो अगर दूसरे शब्द में अगर आप इतना कहें तो इसको लिख सकते हैं 3/5, यहाँ पे ले सकते हैं 3/4 मीटर के रूप में हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। पहले इसकी जो लंबाई थी वो माय डियर स्टूडेंट x थी, अब लंबाई क्या होगी, यहाँ पे x मान के चलते, अब लंबाई जो थी वो कितनी होगी आपकी 3x/5, क्योंकि लंबाई घट गई। 5 मात्रा मैंने 5 का भाग देंगे और 3 का गुणा करेंगे वो छोटी हो जाएगी। इसी तरह 4 का भाग करेंगे 3 का गुणा करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो लंबाई भी घटा रहा है चौड़ाई, यानी कि जो बात पहले कुछ इस तरह से बना था अब ये इस तरह से बन के तैयार हो गया जो आपको दिखाई दिया। मतलब लंबाई भी कुछ घट गई
यहाँ पे और चौड़ाई भी कुछ यहाँ पे बढ़ गई, तो लंबाई चौड़ाई दोनों घटाने के बाद अब क्या होगा, परिमिति का सूत्र वही होता है, परिमिति का जो सूत्र होता है, परिमिति 2 लंबाई धन चौड़ाई। परिमिति अब बेटा लिखी आई, आप इसको एक लाइन को उतारेंगे, मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ कि आप यहाँ प्रश्न अनुसार लिखिए या पूरी इबारत जो आपकी लिखी हुई है तो आप लिख सकते हैं, यदि आकार कम करने के बाद बाग की परिमिति 36 मीटर। इस शब्द को आप बता दीजिए क्या, यदि आकार, यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आकार, मैं लिख रहा हूँ यदि आकार शब्द का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे पूरी बात लिख सकते हैं, आकार कम करने के बाद बाग की परिमिति 36 मीटर। तो कैसे आगे परिमिति कितनी है, 36 मीटर। 2 लंबाई माय डियर स्टूडेंट कितनी है, 3x/5, चौड़ाई कितनी है, 3y/4। अब इस समीकरण को हल करना, यहाँ आ जाएगा आपका 2 बटे, तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग आपका 18 18 सीधा कर दिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, 3x/5 प्लस 3y/4। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों में क्या है, दोनों ऊपर हम गुणा तो 3 का है, लेकिन भाग क्या है, 5 और 4 का है, यहाँ नीचे आपका नहीं है, नीचे आपका दोनों का अलग अलग है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सवाल को हल कर सकते हैं। आगे अगर बात करेंगे, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हल कर सकते हैं, या फिर इसको कहें तो आगे फिर बता दें, तो अगर इसको आप चाहें तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट आ जाएगी। तो कैसे आ जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 3 चौके 12x प्लस 5 या 15y, नीचे दोनों का गुणा हो जाएगा 4 × 20 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 18, ये मान कर यहाँ पे जाएंगे तो 12x प्लस 15y इसका 18 × 20। इस सवाल को हल करके अगर कोई चीज़ का भाग जा रहा है, देखिए 3 का भाग जा रहा होगा, 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 18, 3 का भाग जा रहा है, 5 का तो जा नहीं रहा है, 5 का नहीं जाएगा, तो 3 का भाग देने से आपका सवाल और हल छोटा हो सकता है। 3 का भाग दोनों तरफ देने में थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि 5 15 5 पीछे 18 6 12 120, ये आपका दूसरा आ जाएगा। इन दोनों समीकरण को, इस समीकरण को हल करने पर, और पहला समीकरण आपका यहाँ पे आ रखा था, दोनों समीकरण को हल करने पर आपको x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया। क्या किया हमने क्या किया, 4 किया 12, ठीक है, 5 किया 15 और 4 पंचे 20 को वहाँ लेके गए तो हमने कहा 3 का भाग तीनों में जाना, तो 3 का जब भाग जाओ तो देखिए 3 चौके 12 4 3 5 15 5 और 3 18 6 2 12 120। तो इस तरह से ये समीकरण ये है और ये समीकरण 2 है, दोनों समीकरण को हल करने पर हमारा मान प्राप्त हो जाता। तो सवाल कोई कठिन नहीं होता, सवाल में ही आंसर, मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स में उसका उत्तर स्वयं छिपा रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर उन विद्यार्थियों करें जो घर बैठे इस समय एजुकेशन से वंचित हैं या प्रभावित हैं, ताकि उन सबको ज्ञान प्राप्त हो सके और आप नोटेड डाउन कर लें। थैंक यू, वेरी मच।